आज हम लोग डीएवी क्लास 7 का साइंस पढ़ेंगे, जिसमें कि चैप्टर नंबर 10 को हमें आगे कंटिन्यू करना है। इसका पार्ट 1 हम बहुत पहले अपलोड कर चुके थे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और वहीं पर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। पार्ट 1 को तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जितना सारा टॉपिक हमने कंप्लीट किया था उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के आगे वाले टॉपिक्स को समझने के लिए। आपके क्लास के बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है और उनके वीडियोस को मैंने डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। और वहाँ पे सभी वीडियोस बहुत अच्छे से अरेंज किए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज सब कुछ आपको अलग अलग मिल जाएगा। तो एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप पहली बार डीएवी गुरु पर पढ़ रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो क्लासेस हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी तक बचा हुआ है। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया था, ये सब आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। आज हम लोग इन दोनों टॉपिक को कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर लें। अगर नहीं हो पाया तो सिर्फ इसी को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारा कुछ हम लोग को पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। उसके बाद जितना सारा टॉपिक बचेगा उसको देखते हैं कितने पार्ट्स में कंप्लीट कर पाते हैं, और उसके बाद ये पूरा चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में। मिट्टी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मिट्टी की क्या क्या खासियत होती है, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग को जानना है। लेट अस नाउ डिस्कस इन डिटेल अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। हम लोग एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमें पढ़ना है सॉइल टेक्सचर के बारे में, यानी कि मिट्टी की बनावट कैसी होती है उसके बारे में हम लोग को जानना है। सॉइल टेक्सचर डिपेंड्स मेनली ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। मतलब सॉइल पार्टिकल का जो साइज होता है ना, उसी पे डिपेंड करता है कि सॉइल कैसा होगा, उसका बनावट कैसा होगा। यू नाउ नो दैट सॉइल पार्टिकल आर प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिट्टी का पार्टिकल कैसे बनता है। एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, धीरे धीरे समय के साथ वो टूटता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, और वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण ही सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि साइज के बेसिस पे हम लोग सॉइल पार्टिकल्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, और उन तीनों सॉइल पार्टिकल से बने सॉइल भी 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है सैंड, दूसरा है क्ले, और तीसरा है सिल्ट। अब हम लोग को ये समझना है कि सैंड क्या होता है, फिर क्ले होता है क्या होता है, और फिर सिल्ट क्या होता है। सैंड के बारे में यहाँ पर लिखा है द बिगर कोर सॉइल पार्टिकल आर टर्म्ड सैंड। मतलब ऐसा मिट्टी जिसका जो पार्टिकल होता है ना बहुत बड़ा होता है, उसको हम लोग सैंड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस वाले फिगर में आप देखिए कि सबसे बड़ा पार्टिकल ये वाला दिख रहा है, ये तीनों मिट्टी का पार्टिकल है, ठीक है। और सबसे बड़ा पार्टिकल ये है। अब आप बोलेंगे सबसे बड़ा तो ये है, लेकिन ये मिट्टी का पार्टिकल नहीं है, ये ग्रेवल है, मतलब कंकर पत्थर है। कंकर पत्थर जब और छोटा होता है ना तब सैंड बनता है। सैंड जब टूट टूट के और छोटा होता है तो सिल्ट बनता है, और सिल्ट जब टूट टूट के और छोटा हो जाता है तब क्ले बनता है। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी में सबसे बड़ा पार्टिकल जो होता है वो सैंड का ही होता है, और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। दूसरा क्या है, द स्मॉलर पार्टिकल दैट आर स्मूथ आर टर्म्ड क्ले। मतलब जो सबसे छोटा छोटा पार्टिकल जिस मिट्टी में होता है ना उसको हम लोग क्ले बोलते हैं, ये सबसे छोटा वाला हो गया। और तीसरा क्या है, द इंटरमीडिएट पार्टिकल दैट आर नीदर वेरी रफ नॉर टू स्मूथ आर टर्म्ड सिल्ट। एक ऐसा मिट्टी होता है जिसका पार्टिकल सैंड से छोटा होता है लेकिन क्ले से बड़ा होता है, उसके बीच में होता है, और उसी को हम लोग सिल्ट बोलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड ह्यूमस फॉर्म द सॉइल। मतलब मिट्टी किस चीज़ से बनती है, सबसे पहले तो उसमें सॉइल पार्टिकल्स होता है, और उसके बाद दूसरा उसमें ह्यूमस होता है। तो पहले सॉइल पार्टिकल की बात कर लेते हैं। सॉइल पार्टिकल या तो उसमें सैंड मिला हो सकता है, या तो सिल्ट मिला हो सकता है, या तो क्ले मिला हो सकता है, या तो कोई 2 मिला हो सकता है, या तो तीनों मिला हो सकता है, और उसके बाद सॉइल बन जाता है। और उसके बाद उसमें एक चीज़ और होता है, मिट्टी में एक चीज़ और होता है जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि जानवरों के सड़ने के बाद और पेड़ पौधों के सड़ने के बाद बनता है। द सॉइल ऑल्सो हैज लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, रूट्स ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट एंड अर्थवर्म। इसके अलावा भी मिट्टी में बहुत कुछ मिले होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, पौधे का जो रूट होता है, जड़ होता है, वो भी मिला होता है। इंसेक्ट कीड़े मकोड़े भी होते हैं बहुत छोटे छोटे, वो भी मिट्टी में मिले होते हैं, और अर्थवर्म भी मिट्टी में मिला होता है। अब देखिए टेक्सचर के आधार पे हम लोग सॉइल को कितने टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है।
ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मिट्टी जो होता है ना वो 3 कैटेगरी में हम लोग उसको बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या है सैंडी सॉइल, दूसरा क्या है क्लेई सॉइल और तीसरा क्या है लोमी सॉइल। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग को समझना है कि तीनों का मतलब क्या होता है। कैसे सॉइल को हम लोग सैंडी बोलेंगे, कैसा सॉइल होगा तो क्लेई हम लोग बोलेंगे और कैसा सॉइल होगा तो लोमी बोलेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सैंडी सॉइल का। सैंडी सॉइल क्या होता है इसके नाम से ही पता चल जाता है। बालू को हम लोग बोलते हैं सैंडी सॉइल, मतलब सैंड को हम लोग बोलते हैं सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल हैव सॉइल पार्टिकल्स डेट आर बिगर इन साइज। इसमें कैसे सॉइल पार्टिकल्स होंगे, बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स होंगे, उसका साइज बहुत बड़ा होगा। द लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम आर फिल्ड विथ एयर। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में बहुत ज़्यादा जगह होता है जिसमें क्या भरा होता है, एयर भरा होता है। दे आर फोर सेड टू बी वेल एरेटेड, इसीलिए इसको हम लोग वेल एरेटेड बोलते हैं। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि कौन सा सॉइल वेल एरेटेड होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सैंडी सॉइल वेल एरेटेड होता है। सच सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर एज वाटर कैन ड्रेन आउट क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। ऐसा जो सॉइल होता है ना वो पानी को होल्ड करके नहीं रख सकता है। अगर आप एक कपड़ा ले लेंगे, उस पर सैंड को रख देंगे और उसके ऊपर अगर आप पानी को डालेंगे ना तो पानी इसके आर पार नीचे होकर गिरने लगेगा, आर पार चले जाएगा, पानी तुरंत गिर जाएगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि इट कैन नॉट रिटेन वाटर, ये पानी को होल्ड करके नहीं रख सकता है। सैंडी सॉइल नीड्स मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन फॉर सक्सेसफुल क्रॉप ग्रोथ। अगर आप सैंडी सॉइल में कोई फसल उगाना चाहते हैं तो आपको फ्रीक्वेंटली वहाँ पर इरिगेशन करना पड़ेगा, मतलब बार बार वहाँ पर आपको सिंचाई करना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा। क्योंकि सैंडी सॉइल पर कोई भी फसल आप उगाएंगे तो क्या होगा, फसल को तो पानी चाहिए, लेकिन जैसे आप पानी यहाँ पर देंगे तो पानी ज़मीन के नीचे चले जाएगा, पानी को होल्ड करके रख ही नहीं पाएगा। इसीलिए आपको फ्रीक्वेंट इरिगेशन चाहिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है विच सॉइल नीड फ्रीक्वेंट इरिगेशन, तो आपको बताना पड़ेगा सैंडी सॉइल। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के सॉइल के बारे में जो कि है क्लेई सॉइल। क्ले से तो आप लोग खेले ही होंगे। क्ले से अगर आप चाहेंगे कि एक पार्टिकल को बाहर निकाल ले तो निकलेगा क्या, नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसका पार्टिकल बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि सैंड से एक पार्टिकल आप निकाल लें तो आप निकाल पाएंगे, उसका एक पार्टिकल आप अलग करके देख सकते हैं। क्लेई सॉइल हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एंड स्मूथ पार्टिकल। वही यहाँ पर लिखा है कि क्ले सॉइल में ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और बहुत स्मूथ पार्टिकल्स उसके होते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और उसके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है ना वो बहुत कम होता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जितना स्पेस होता है ना सब ये पार्टिकल्स ही भर देते हैं, तो उसके बीच एयर कहाँ से आ पाएगा। सच सॉइल कैन नॉट रिटेन एयर, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा जो मिट्टी होता है ना, ऐसा जो सॉइल होता है वो एयर को रिटेन करके नहीं रख पाता है, उसमें हवा के लिए जगह ही नहीं है तो हवा कैसे रख पाएगा। हाउएवर क्लेई सॉइल कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंडी सॉइल, लेकिन ये पानी को होल्ड करके रख सकता है। अगर आप एक कपड़ा ले लें, उसमें आप क्लेई सॉइल को रख दें और उसके ऊपर पानी डालेंगे तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन पानी को नीचे गिरने नहीं देगा। तो इससे हम लोग को ये पता चल सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दिस हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैन काउज प्रॉब्लम्स लाइक वाटर लॉगिंग इन द फील्ड्स। अगर कोई फील्ड में, अगर कोई खेत में क्लेई सॉइल है, सिर्फ आपको क्लेई सॉइल दिख रहा है, तो वहाँ पर अगर बारिश होगी तो सारा पानी क्या होगा, वहीं पर जाकर जमा हो जाएगा, वो नीचे जा ही नहीं पाएगा और इसके कारण भी फसल को नुकसान होता है। अगर यहाँ पर कोई प्लांट है तो वो प्लांट क्या होगा, सूख जाएगा अगर क्ले सॉइल है तो। अभी हम लोग जो इन दोनों सॉइल के बारे में पढ़े, इन दोनों का प्रॉपर्टीज हम लोग को एक दूसरे के अपोजिट देखने को मिला। इसका पार्टिकल बहुत बड़ा बड़ा होता है, वहीं पर इसका पार्टिकल बहुत छोटा छोटा होता है। ये वेल एरेटेड होता है, इसमें हवा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये वेल एरेटेड नहीं होता है, इसमें हवा की मात्रा बहुत कम होती है। वहीं अगर हम लोग सैंडी सॉइल की बात करें तो ये ज़्यादा वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकता है, इट कैन नॉट रिटेन वाटर। लेकिन अगर हम लोग क्ले सॉइल की बात करें तो ये ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकता है। तो एक दूसरे का जस्ट अपोजिट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन अगर हम लोग एक प्लांट की बात करें तो प्लांट जो होता है ना, उसको ज़्यादा मात्रा में एयर भी नहीं चाहिए, ज़्यादा मात्रा में वाटर भी नहीं चाहिए, उसको एक मीडियम लेवल पर दोनों चीज़ चाहिए। तो अगर हम लोग इन दोनों सॉइल को मिला देना तो एक अलग टाइप का सॉइल बन जाएगा और उसमें दोनों के अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ हम लोग को देखने को मिलेंगे। वो एयर को भी होल्ड कर पाएगा और वो वाटर को भी होल्ड कर पाएगा, और ऐसे ही सॉइल को हम लोग बोलते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। लोमी सॉइल हम लोग ऐसे सॉइल को बोलेंगे जो कि सैंड पार्टिकल, सिल्ट पार्टिकल और क्ले पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर आप इन सभी पार्टिकल्स को मिला देंगे, अगर आप सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल और सिल्ट को भी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, लोमी सॉइल बन जाएगा। लेकिन इसको हम लोग अपने से नहीं मिलाते हैं, नेचर इसको मिलाता है। नेचर में अपने आप ये मिलता है और उसके बाद लोमी सॉइल का फॉर्मेशन होता है।
इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर, ये एयर को भी होल्ड करके रख सकता है और इसमें वाटर को भी होल्ड करने का कैपेसिटी होता है। लोमी सॉइल हैज ह्यूमस ऑल्सो, इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कंसिडर टू बी बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, और ज़्यादातर फसलों को उगाने के लिए लोमी सॉइल को ही बेस्ट माना जाता है। अब चलिए सॉइल के दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि है इसका कलर। इसके कलर से हम लोग क्या पता चलता है, इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ सॉइल कंडीशंस एंड सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। सॉइल का कलर देखकर ही हम लोग उसके कंडीशन का पता कर सकते हैं कि उस मिट्टी पर फसल उगाना अच्छा होगा या नहीं, और उसके साथ साथ हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता कर सकते हैं जिसके बारे में आगे हम लोग को बताया गया है। सॉइल कलर्स डिफर ड्यू टू मिनरल कंटेंट ऑफ देयर पेरेंट रॉक। मिट्टी का जो कलर होता है ना अलग अलग होता है, हर मिट्टी का कलर अलग होता है और इसका कलर इस पर डिपेंड करता है कि वो मिट्टी जिस पत्थर के टूटने के बाद बना है ना, उसका जो पेरेंट रॉक था उसमें कौन कौन सा मिनरल प्रेजेंट था, उस मिनरल के कलर पे मिट्टी का कलर डिपेंड करता है। आगे हम लोग को एग्जाम्पल भी दिया है। और एक और फैक्टर है जिसपे मिट्टी का कलर डिपेंड करता है और वो है द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन देम, मतलब उसमें कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि ह्यूमस मिला हुआ है। रेड, येलो और ब्राउन कलर्स आर यूजुअली रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ऑक्साइड इन द सॉइल। अगर किसी मिट्टी में आयरन का कोई भी ऑक्साइड, या अगर हम लोग आसान भाषा में बोले तो अगर किसी मिट्टी में आयरन प्रेजेंट है ना, तो उसका कलर या तो रेड हो जाएगा, या तो येलो हो जाएगा, या तो ब्राउन हो जाएगा। लेकिन किसी मिट्टी के डार्क होने का क्या रीज़न हो सकता है, उसका डार्क कलर क्यों हो सकता है? डार्क कलर ऑफ अ सॉइल आर एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल्स, उसमें कुछ मिनरल प्रेजेंट हो सकते हैं और उसके साथ साथ क्या हो सकता है उसमें, एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं इनेट। मतलब अगर किसी मिट्टी में कुछ मिनरल प्रेजेंट है और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं वो प्रेजेंट है, तो उस मिट्टी का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। अब चलिए सॉइल के तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं जो कि है सॉइल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर लिखा है एनी वन हु हैज़ एवर मेड अ मड बॉल। अगर आप कभी मड बॉल यानी कि मिट्टी का गेंद बनाए होंगे तो आपको पता होगा दैट सॉइल पार्टिकल्स हैव अ टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर, कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें एक ऐसा टेंडेंसी होता है, ऐसा खासियत होता है कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेक मड बॉल विथ सैंड बिकॉज सैंड पार्टिकल्स डू नॉट अडहेयर और स्टिक टुगेदर इन द सेम वे एज द फाइनर क्ले पार्टिकल्स डू। अगर आप एक सैंड का, अगर आपके सामने थोड़ा सा सैंड ला कर रख दिया जाए और आप उसको गेंद बनाना चाहे, बॉल बनाना चाहे, तो आप नहीं बना पाएंगे अनलेस आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें। लेकिन अगर आप एक क्ले से बॉल बनाना चाहें तो आप ऐसा कर पाएंगे बहुत आसानी से। क्ले से आप खेले भी होंगे, उससे अलग अलग टाइप का शेप भी बनाए होंगे, बहुत आसानी से बन जाता है और वो टूटता भी नहीं है। अ सैंडी सॉइल मे बी स्ट्रक्चरलेस बिकॉज सैंड ग्रेन्स बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इसीलिए सैंडी सॉइल से अगर हम कुछ बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो तुरंत टूट जाता है, स्ट्रक्चरलेस हो जाता है, क्योंकि सैंडी सॉइल का जो पार्टिकल होता है ना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर क्ले सॉइल की बात करें, क्ले सॉइल ऑन द अदर हैंड हैव द टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर। क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत मजबूती से एक दूसरे को होल्ड करके रख सकते हैं और इसी कारण से हम लोग कोई भी बर्तन बनाते हैं ना अगर मिट्टी का, तो हम लोग क्ले सॉइल का ही इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए सॉइल के अगले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि है प्लास्टिसिटी एंड कोहेसन। इन दोनों का डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस पर आप फोर्स लगाते हैं और उसका शेप चेंज हो जाता है और फोर्स के हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है ना, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक प्लास्टिक का शार्पनर है और एक इरेजर है जो कि रबर का बना हुआ है। अगर आप इस शार्पनर पर फोर्स लगाते हैं, हथौड़ी से थोड़ा सा हिट करते हैं, तो इसका शेप जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ये टूट जाएगा। लेकिन क्या फोर्स के हटाने के बाद, हथौड़ी को हटाने के बाद क्या ये अपने ओरिजिनल शेप में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करने के प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप इरेजर के साथ करेंगे तो इरेजर पर हिट करने के बाद ये अपना शेप तो चेंज करेगा, लेकिन जैसे आप हथौड़ी हटाएंगे ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर पा रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इरेजर जो है ना ये प्लास्टिसिटी शो नहीं कर रहा है। अब देखिए सॉइल के केस में प्लास्टिसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, हम समझा देते हैं, आपको इसको याद कर लेना है। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी that enables moist soil to change its shape on application of force and retain this shape even when the force is withdrawn। प्लास्टिसिटी जो है ना
एक मॉइस्ट सॉइल का वो प्रॉपर्टी है, मतलब भीगे हुए मिट्टी का वो प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं ये भीगा हुआ मिट्टी है और अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा अपना शेप बदल लेगा ये। और अगर आप फोर्स को हटा लेंगे ना, तो इसका जो शेप बदला ना, ये उसको रिटेन करके रख पाएगा, वो वैसे ही रह जाएगा, पहले जैसा नहीं हो पाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को, मिट्टी के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डेफिनेशन है आपको याद रखना है। ऑन दिस बेसिस सैंडी सॉइल में बी कंसिडर टू बी नॉन प्लास्टिक एंड क्ले सॉइल टू बी प्लास्टिक। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सैंडी सॉइल जो है ना वो नॉन प्लास्टिक होता है और क्ले सॉइल जो है वो प्लास्टिक होता है। इसका रीज़न क्या हुआ, अगर आप किसी सैंड के स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे इधर से, तो उसका शेप चेंज हो जाना चाहिए और उसके साथ साथ वो उसी शेप में रह जाना चाहिए। लेकिन ये वैसे नहीं रहता है, जैसे फोर्स लगाते हैं ये टूट जाता है, सैंड का बॉल होगा वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप क्ले की बात करें, अगर क्ले का बॉल है तो इस पर फोर्स लगाए आप, इसका शेप चेंज हुआ और फोर्स हटाने के बाद वो उसी शेप में रह जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि क्ले जो है वो प्लास्टिसिटी शो कर रहा है, इसलिए हम लोग क्ले को प्लास्टिक बोलेंगे। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोहेशन का डेफिनेशन दिया गया है कि कोहेशन क्या होता है, तो इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि दो सेम टाइप का पार्टिकल है, ये पार्टिकल पहला हो गया और ये दूसरा पार्टिकल हो गया। अगर ये सैंड का पार्टिकल है तो ये भी सैंड का है, अगर पहला क्ले का पार्टिकल है तो दूसरा भी क्ले का पार्टिकल है। अगर इन दोनों के बीच टेंडेंसी है, ऐसा टेंडेंसी है कि दोनों एक दूसरे के पास आने के बाद चिपक जाएगा, तो इसी टेंडेंसी को हम लोग कोहेशन बोलते हैं। वही यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल टू स्टिक टू वन अनदर इज नोन एज कोहेशन। अगर सेम टाइप का दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपकना चाहता है, उनके बीच ऐसा टेंडेंसी है कि दोनों एक दूसरे के पास आने के बाद चिपक जाएगा, तो इसी टेंडेंसी को हम लोग कोहेशन बोलते हैं। लेकिन अगर दो अलग अलग टाइप का पार्टिकल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि पहला पार्टिकल हो गया सैंड का मान लेते हैं और दूसरा पार्टिकल हो गया क्ले का, इन दोनों के बीच अगर ऐसा टेंडेंसी है कि दोनों एक दूसरे के पास आने के बाद चिपक जाएगा, तो उस टेंडेंसी को हम लोग कोहेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग एडहेशन बोलेंगे। नॉलेज के लिए हो गया, यहाँ पर नहीं पढ़ना है उसके बारे में, बट आप याद रखिएगा। प्लास्टिक सॉइल्स आर कोहेसिव, ऐसा मिट्टी जिसमें कि प्लास्टिसिटी होता है ना, उसमें कोहेसिव नेचर भी होता है, यानी कि सेम टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। प्लास्टिसिटी एंड कोहेशन रिफ्लेक्ट द कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी ऑफ द सॉइल। मतलब अगर कोई सॉइल प्लास्टिक भी है और उसमें कोहेसिव नेचर भी है, तो वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा और उसके साथ वर्केबिलिटी भी बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैंड की बात करें तो सैंड में थोड़ा सा भी प्लास्टिसिटी नहीं है और उसमें कोहेसिव नेचर भी नहीं है, उसका जो पार्टिकल होता है एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है, चिपकता नहीं है, तो इसके कारण से उसका कंसिस्टेंसी बहुत कम होता है। अगर आप सैंड का कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो वो फटाक से टूट जाएगा, ये कंसिस्टेंट नहीं है और उसके साथ वर्केबिलिटी भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप सैंड का कोई भी स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे ना, तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत आराम से आपको बनाना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम लोग क्ले की बात करें तो क्ले का प्लास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है और उसके पार्टिकल्स के बीच में कोहेशन भी होता है, इसके कारण से उसका कंसिस्टेंसी भी बढ़ जाता है और वर्केबिलिटी भी बहुत ईजी हो जाता है। कंसिस्टेंसी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अगर आप क्ले का कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो उसी शेप में बहुत लंबे समय तक रह पाएगा। और वर्केबिलिटी ईजी होने का मतलब क्या हुआ, क्ले का कोई भी शेप बनाना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ सैंड। दिस प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड इन प्रैक्टिस फॉर मेकिंग क्ले पॉट्स एंड टेराकोटा टॉयज। और यही दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग मिट्टी से दो चीज़ बनाते हैं, हम लोग पॉट्स बनाते हैं और टेराकोटा टॉयज बनाते हैं, और ये हम लोग क्ले से ही बनाते हैं क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी जो है ना क्ले में ही देखने को मिलता है। अब चलिए सॉइल के अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है सॉइल डेंसिटी। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी के बारे में आप मैथ में पढ़े होंगे, डेंसिटी और कुछ नहीं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। अगर आप एक यूनिट वॉल्यूम, अगर आप 1 मीटर क्यूब या 1 यूनिट वॉल्यूम इसको हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं तो उसका जो वेट होगा ना, उसका जो वजन होगा, उसी को हम लोग उसका डेंसिटी बोलेंगे। सॉइल हैविंग लार्जर पार्टिकल्स यूजुअली हैव हायर वेट पर यूनिट वॉल्यूम देन दोज हैविंग स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब अगर आप सेम वॉल्यूम दो अलग अलग मिट्टी ले लें, मतलब 1 कप अगर आप इस टाइप का मिट्टी ले लेते हैं, बड़े पार्टिकल्स वाला मिट्टी ले लेते हैं, और 1 कप उतना ही बड़ा कप से आप छोटे पार्टिकल वाला मिट्टी ले लेते हैं, तो ये जो बड़ा पार्टिकल वाला मिट्टी होगा ना, इसका वजन ज़्यादा होगा। आप सेम लिए हैं फिर भी ज़्यादा होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो बड़े पार्टिकल वाला मिट्टी है ना, उसका डेंसिटी हायर होता है, और वही चीज़ आपको यहाँ पर बताया गया। तो आपको याद रखना है कि अगर पार्टिकल्स बड़ा होगा तो उसका डेंसिटी हाई होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा,
पार्टिकल्स छोटा छोटा होगा तो उसका डेंसिटी कम होगा। अब चलिए सॉइल के अगले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड परकोलेशन रेट। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स इन्फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन रेट। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना। कोई मिट्टी कितना पानी सोखेगी ये इस पे डिपेंड करता है कि उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है और परकोलेशन रेट क्या है। अब देखिए यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन का और परकोलेशन का डेफिनेशन दिया गया है। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन इज द रेट एट विच वाटर एंटर्स अ सॉइल। अगर हम लोग मिट्टी पर पानी गिरा देते हैं, ये मान लेते हैं मिट्टी का लेयर है और इस पर हम लोग पानी गिरा दिए, तो पानी जिस रेट से मिट्टी में एंटर करता है ना, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट। पानी गिराते हैं तो धीरे धीरे किसी किसी मिट्टी पर होता है कि तुरंत पानी अंदर चले जाता है, और किसी किसी मिट्टी पर होता है कि पानी बहुत देर के बाद ज़मीन के अंदर जाता है, तो इसी रेट को हम लोग बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट। परकोलेशन इज द रेट एट विच वाटर मूव्स थ्रू अ सॉइल। जब हम लोग मिट्टी पर पानी गिराए तो उसके बाद क्या हुआ, वो उसको इन्फिल्ट्रेट किया, उसके अंदर चले गया। उसके बाद क्या होगा, पानी अलग अलग लेयर्स के थ्रू, सॉइल के मिट्टी के अलग अलग लेयर्स के थ्रू पानी और नीचे जाएगा, और जिस रेट से पानी नीचे की तरफ बढ़ता है ना, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं परकोलेशन रेट। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक कपड़ा यहाँ पर रख दिए और एक कपड़ा यहाँ पर रख दिए, दोनों को लटका के रख दिए। एक पर आप सैंड रख दिए, यहाँ पर सैंड है, और एक पर आप क्ले रख दिए, यहाँ पर क्ले है। अगर आप सैंड पर पानी गिराएंगे तो क्या होगा, ये पानी सैंड के अंदर बहुत जल्दी चले जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत हाई है। बहुत तुरंत ही जैसे पानी आप रखेंगे तुरंत सैंड के अंदर चले जाएगा, और उसके साथ साथ पानी जो है ना, सैंड को क्रॉस करते हुए नीचे भी गिरने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका परकोलेशन भी हाई है। इन्फिल्ट्रेशन रेट भी हाई था और परकोलेशन रेट भी हाई है। अगर आप क्ले के साथ यही चीज़ करेंगे तो क्या होगा, पानी यहाँ पे डालेंगे तो तुरंत पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बहुत लो है, और उसके साथ साथ पानी बहुत देर के बाद अंदर जाएगा भी, लेकिन पानी गिरने में भी बहुत समय लगाएगा, इसको क्रॉस करने में भी बहुत समय लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि परकोलेशन रेट भी यहाँ पर हाई है। दीज आर की फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द सूटेबिलिटी ऑफ ए सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और यही दोनों फैक्टर से हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं कि कोई मिट्टी फसल उगाने के लिए कितनी अच्छी है। दीज टू फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। और इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे ये भी डिपेंड करता है कि किस जगह का कैसा हैबिटेट होगा। जैसे कि अगर आप रेगिस्तान को देखें तो वहाँ का परकोलेशन रेट भी हाई होता है और इन्फिल्ट्रेशन रेट भी हाई होता है। लेकिन अगर आप किसी भी घने जंगल को देखें तो वहाँ का परकोलेशन रेट लो होता है और इन्फिल्ट्रेशन रेट भी लो होता है। सीमेंटेड एंड कॉन्क्रीट फ्लोर कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर। अगर किसी सीमेंटेड एरिया पर, अगर कहीं पर प्लास्टर किया है, उस पर आप पानी गिराते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। वाटर कैन नॉट एंटर और मूव थ्रू सच एरियाज। वाटर यहाँ पर एंटर भी नहीं कर पाएगा और इससे होकर नीचे की तरफ भी नहीं बढ़ पाएगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सॉइल टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर इन द सॉइल। मतलब सॉइल किस टाइप का है इस पर डिपेंड करता है कि उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, पानी को वो कितना सोख सकता है और पानी को कितना रिटेन करके रख सकता है, मतलब पानी को कितना देर तक होल्ड करके रख सकता है। जैसे कि यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी दिया गया है। सम सॉइल सच एज क्ले सॉइल टेक अप वाटर वेरी स्लोली। क्ले सॉइल जो होता है ना, पानी को बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, एंड ऑल्सो होल्ड इट वेल, और इसको होल्ड करके भी बहुत समय तक रख पाता है। दे डू नॉट ड्रेन वेल, और ये बहुत जल्दी ड्रेन यानी कि पानी उससे बहुत जल्दी नहीं निकल पाता है। लेकिन अगर हम लोग सैंडी सॉइल की बात करें तो इसके साथ क्या होगा, सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब वाटर वेल। सैंडी सॉइल जो होता है ना, बहुत अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, फटक से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट डू नॉट होल्ड इट वेल, लेकिन इसको होल्ड करके नहीं रख पाता है। दे अलाउ वाटर टू ड्रेन आउट क्विकली, इससे होकर पानी तुरंत निकल जाता है। सॉइल विथ हाई ह्यूमस कंटेंट, एक टाइप का सॉइल के बारे में यहाँ पर बताया गया है जिसमें कि ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लाइक पीट, पीट एक सॉइल का नाम है, उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। होल्ड द वाटर वेल, ये वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड करके रख सकता है। एंड डू नॉट लेट इट ड्रेन आउट वेरी फास्ट, और वाटर को अपने से होकर फटाक से क्रॉस करने नहीं देता है। बिकॉज ऑफ देयर हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंटेंट होता है जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। तो फाइनली आज के क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया। इसके पहले का जितना टॉपिक है वो सब तो आपको पार्ट 1 में मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपको इसके बाद वाले टॉपिक्स का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। आप अगर बोलेंगे तो इसके अगले पार्ट का वीडियो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। अब तक साइंस के जितने सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उनके वीडियोज़ को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए
और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।